AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यानी LLB क्लास हम कर रहे हैं और LLB क्लास में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की विधि शास्त्र की क्लासेस कर रहे हैं। और विधि शास्त्र में आपको सिलेबस बाय सिलेबस और ये जो चीज़ें आपको कराई जा रही हैं, यानी कि क्वेश्चंस के आंसर के अनुसार या क्वेश्चन के अनुसार इसलिए कराई जा रही हैं क्योंकि अगर आपके एक बार को एक 20-25 जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड होते हैं और जो क्वेश्चन आते ही आते हैं, उससे क्या होगा, आपको क्या है, एक तरह से ओवरव्यू पता चल जाएगा और फिर आपको पूरा पूरा सिलेबस की टॉपिक वाइज टॉपिक सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो चलिए समझते हैं आज का टॉपिक क्या है, आज का क्वेश्चन क्या है और आज की चीज़ों को क्या जानना है। तो आज क्या है, यानी प्राकृतिक विधि के सामाजिक संविदा के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये है आज का एक तरह से टॉपिक मान लीजिए, क्वेश्चन मान लीजिए। इसमें हम चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सामाजिक संविदा का सिद्धांत क्या है, यानी कि द थ्योरी ऑफ सोशल कंटेंट। तो थ्योरी ऑफ संविदा यही आपका एक क्या है, सब्जेक्ट भी है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको यही पता होना चाहिए। तो क्या है, एक तरह से चीज़ों को पता होना चाहिए। देखिए सामाजिक संविदा का सिद्धांत क्या कहता है, पुनर्जागरण काल में क्या होता था, व्यक्तिवादी को निरंतर प्रोत्साहन मिलता रहता था। जहाँ एक और पुनर्जागरण के कारण समाज में नवचेतना की लहर आई, वहीं दूसरी ओर राज्यों की शक्ति के भीतर यानी कि निरंतरता बढ़ती जा रही थी। वह चर्च के एक श्रृंखलाओं से पूर्ण मुक्त हो चुके थे तथा यानी कि आपको चर्च वाला कॉन्सेप्ट पता होगा। चर्च वाला कॉन्सेप्ट ये था कि चर्च ने जो कह दिया, यानी कि चर्च ने जो कह दिया वो सबसे ऊपर है। इस तरह कॉन्सेप्ट था, इसलिए क्या है कि एक तरह से कुरीतियों में माना जाता था। इसलिए कहीं ना कहीं चर्च का कॉन्सेप्ट को से मुक्ति पाने के लिए लोग बागों ने बहुत संघर्ष किया है। चलिए आगे चलते हैं। यह विरोध चर्च और राज्य से हटकर राज्य और जनता के बीच आ चुका था। यानी कि पहले क्या था, चर्च और राज्य के बीच में था, क्योंकि चर्च की पावर ज़्यादा थी और राज्य की कहीं ना कहीं पावर एक तरह से कम मानी जाती थी। राज्य और प्रजा के बीच बढ़ते हुए विरोध और सामाजिक संविदा के सिद्धांत के द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया गया। मान लीजिए जैसे आपको कहा जाता है कि मैं वादा करता हूँ कि ये सब चीज़, यानी एक तरह से पूरी संविदा करके दी जाती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें इस टाइम तक हो जाएंगी। तो वो क्या है, और समाज क्या करता है, यानी कि एक तरह से समाज क्या करता है, यानी कि एक तरह से समाज या सरकार कह लीजिए, जो शक्ति है, जो सरकार की शक्ति है, वो क्या करती है, संविदा करती है कि हाँ ये चीज़ें ये सिद्धांत, तो वो क्या है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत के अनुसार एक तरह से माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सरकार है या कोई शक्ति है जो क्या है आपके राज्य को डिनोट करती है। राज्य मतलब एक तरह से हम पॉलिटिकल में राज्य यानी स्टेट डिनोट करते हैं पूरे सॉरी कंट्री से। ये नहीं कि आपका स्टेट ये उत्तर प्रदेश, ये इससे नहीं, स्टेट मतलब स्टेट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक संविदा का सिद्धांत का उल्लेख सबसे पहले किसने किया है, प्लेटो ने किया है। और कौन सी किताब में किया है, रिपब्लिक, यानी कि द रिपब्लिक में किया है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप रिपब्लिक नहीं है, द रिपब्लिक है इसका नाम, ठीक है। यह भी मिलता है, क्या कहाँ मिलता है, इसका मिलता है आदिकाल में, जब सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था, ना कोई कानून था, ना ही कोई व्यवस्था थी या राज्य था। उस समय मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहता था। यानी कि प्राकृतिक अवस्था मतलब कि कोई नियम कानून नहीं था, कोई इस तरह कानून नहीं थे। तो धीरे धीरे जब एक तरह से ये मान के चलिए, सब आपको इतिहास के बारे में 3 चीज़ पता होंगी। एक क्या है, जिस टाइम व्यक्ति जो होता था उसे कुछ नहीं पता था, वो घूमता फिरता था और कुछ भी मार उमड़ के खा लेता था। फिर क्या आया, उसे क्या हुआ, कृषि करना आ गया, थोड़ा बहुत कृषि करने के बारे में जान गया। और कृषि करने के बारे में जान गया तो कहीं ना कहीं ठहराव आ गया। और यहाँ पर क्या हुआ, घर बना के रहने लगा। और घर भी कहाँ होते थे, उसके पानी के आसपास, जहाँ वो कृषि कर सके, और कहीं ना कहीं गुफाओं के आसपास। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। परंतु स्वच्छ जीवन से उभर कर व्यक्तियों ने आसपास यानी आपस में शांतिपूर्ण बनाने के लिए एक दूसरे की आदर करने लगे। और आदर करते करते कहीं ना कहीं आपको ये जो आदर वाला भावना आ गई, और कि ये कहेंगे कि हम क्या है, मिलजुल के रहेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे। तो वह कहीं ना कहीं एक तरह से क्या है, एक तरह से संविदा के तौर पर आपको बताए गए सिद्धांतों के साथ साथ व्यक्तियों के एक और समझौता किया गया अंतर्गत उन्होंने स्वयं द्वारा चुनी हुई सरकार के आदेशों को, यानी कि ये हमारा राजा है, हम इसके कहे गए अनुसार चलेंगे, इस तरह से कहा गया। ये हमारी PM है, ये हमारा क्या है, CM है, ये हमारे शक्ति है जिसे हम अनुसार चलेंगे, पालन करने का वादा किया। और दूसरे समझौते में
एक तरह से इस चीज़ को स्वीकार करा, यानी कि फैक्टमल। तो क्या है फैक्टमल सब्जेक्शन, तो ये कहा गया। और आगे देखते हैं, ग्रोसियस ने सामाजिक संविदा को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है, जबकि कांट ने तर्क दिया है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए तर्क किसने दिया है, सामाजिक संविदा किसने, ऐतिहासिक तथ्य किसने दिया है, तो ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, सामाजिक संविदा के सिद्धांत के विषय में विभिन्न विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि राजनीतिक शक्ति केवल जनता में ही निहित होती है। क्यों? क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ है। आपको ये एक चीज़ कॉन्सेप्ट मैंने कई बार बता चुका है, आपका जन्म हुआ है आपकी माता जी से, यानी कि माता जी द्वारा जन्म हुआ है। माता क्या है? एक परिवार का हिस्सा है। परिवार क्या है? एक समाज है। तो क्या है, पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट वो आप जब साइकोलॉजी में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, एजुकेशन साइकोलॉजी में जब आपको यहाँ बीएड वीएड की क्लास कराते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम ये भी चीज़ बताते हैं। तो राज्य के, यानी कि राज्य की जन्मदायी जनता है, यानी कि राज्य को किसके द्वारा होता है? जनता। अगर जनता नहीं होगी तो राज्य नहीं होगा, राज्य नहीं होगी तो सरकार नहीं होगी, सरकार नहीं होगी तो कोई शक्ति नहीं होगी। ठीक है, तथा जनता के बीच राज्य का कोई पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता। सामाजिक संविदा के सिद्धांत में प्राकृतिक विधि संबंधित विचारों को तथा प्रभावित किया हो, परंतु इसका सार्ववादिक प्रभाव क्या होता है? एक तरह से राजनीतिक क्षेत्र में पड़ता है। इसमें इसके कारण क्या होता है? व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन प्राप्त होता है। इसके द्वारा क्या होता है? संप्रभुता के उच्च मान्यता प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, सामाजिक संविदा के सिद्धांत की निम्न समर्थक है। समर्थक कौन कौन है? ग्रोसियस, हॉब्स, ये आपके समर्थन है। और कौन है इसके? लॉक है। और कौन है? रूसो है। तो इन्होंने क्या कहा है, इनके बारे में देख लेते हैं। ग्रोसियस कहता है, ग्रोसियस ने क्या कहा? ग्रोसियस ने कहा सामाजिक संविदा के सिद्धांत को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार करने वाला समर्थक, और ग्रोसियस का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। किसके लिए लिया जाता है? सर्वप्रथम। ग्रोसियस के अनुसार विभिन्न राज्यों में स्थापित सामाजिक संविदा के आधार पर ही हुआ है। जनता अपनी इच्छा अनुसार सरकार बनाती है, यानी जनता आपका, यानी आप अभी क्या करोगे? अभी मान लीजिए पीएम के चुनाव होंगे, ठीक है, तो आप चुनोगे कि नहीं चुनोगे? वोट डाल के आओगे, नहीं डाल के आओगे? तो वही सब चीज़ें कि जनता द्वारा चुना जाता है। परंतु यदि जनता द्वारा चुना गई सरकार प्रजा की इच्छा और उसके अनुसार एक तरह से आदर नहीं करती है, तो जनता ऐसे सरकार को एक तरह से हटा देती है। ग्रोसियस का विचार है कि स्पष्ट नहीं, यानी कि इस विषय में ग्रोसियस स्पष्ट नहीं कहता। उन्होंने के अनुसार एक बार क्या कहा था? जनता द्वारा सरकार के चुन ले जाने के बाद शासन का विरोध, यानी कि विरोध करना, विरुद्ध जाना अधिकार नहीं कहा जाता, ये कहा है ग्रोसियस ने। ठीक है, आगे चलते हैं। हॉब्स क्या कहता है? हॉब्स ने सामाजिक संविदा के सिद्धांत को राजनीतिक विचारधारा का आधार बताया। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून केवल नैतिक सिद्धांत मात्र नहीं, बल्कि वे मनुष्य के आचरण के नियम थे जो मनुष्य के स्वभाव तथा अवलोकन पर आधारित थे। ठीक है, और हॉब्स क्या कहता है? हॉब्स ने आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक विधि का मूल सिद्धांत माना है। किसको माना है? यह याद रखना, आत्मरक्षा के सिद्धांत को। फिर क्या कहता है? प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य केवल स्वयं के लाभ प्राप्त कर, यानी कि प्रति सचेत है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है? अपने लाभ तक ही सीमित रहोगे, बाहर कुछ भी हो आपको उससे मतलब नहीं, वो कहना चाहता है। इसलिए वो आत्मरक्षा का सिद्धांत होता है। दूसरे हितों के लिए परवाह नहीं करता, यानी कि दूसरे के हितों की परवाह नहीं करता, तो दूसरे के हितों की परवाह नहीं करता। फिर आगे आता है मनुष्य स्वाभिमान, यानी कि तरह से स्वाभाविक है कि बुद्धि से उसे आत्मरक्षा की ओर प्रेरित किया जाता है, और उसे कहीं ना कहीं यानी स्वयं के बारे में सोचता है। इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं समाज में इस तरह की चीज़ें बताई गई इसमें। फिर आता है, आगे चलते हैं, इस यानी कि प्रकृति, मनुष्य की प्रकृति किस तरह की है, वो अपने बारे में सोचता है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई। आगे चलते हैं, लॉक क्या कहता है? लॉक कहता है ने प्राकृतिक विधि को राज्य द्वारा निर्मित विधि को अपेक्षित श्रेष्ठ माना है। और उसके मतानुसार सरकार अस्तित्व यानी कि जनता से होता है। सारे के सारे कहेंगे जनता के बारे में, क्योंकि क्या है? सामाजिक, ठीक है, यानी कि सोशली, तो क्या कहेंगे? जनता के बारे में। तो इसमें क्या है? यानी अस्तित्व में जनता की बहुमत पर आधारित होता है, और ये सारी चीज़ें फिर वही चीज़ें दोहरा रहा है, यानी कि जनता सब कुछ है, जनता ये मनुष्य जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को उसके अलग नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि एक तरह से ये कहता है, यह अधिकार संविदा के द्वारा
राज्य के आंतरिक नहीं किया जाना चाहिए, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार नहीं लेके जाना चाहिए। लॉक के विचारों में सामाजिक संविदा का पूर्व प्राकृतिक अवस्था मनुष्य के जीवन में सुखमय होता है और चोर और शक्ति संप्रभुता और परंपरा सहयोग आपसी सुरक्षा का वातावरण था। इस अस्तित्व में मनुष्य को भी अधिकार प्राप्त है प्राकृतिक अधिकार द्वारा किया गया है, परंतु इन संगठनों की कमी के कारण कहीं ना कहीं इस चीज़ में कहीं ना कहीं आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है रूसो, यानी कि रूसो है। रूसो क्या कहता है? रूसो ने मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था को आदर्शात्मक न मानते हुए यानी कि उत्तम अवस्था माना है, यानी कि एक तरह से अवश्य माना है, क्योंकि उसने आवश्यक एक चीज़ है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में भिन्न चरणों के मनुष्य तरक्की करता है और एक नई अवस्था में जाने लगता है। इसमें निजी भावना के उचित होने की, ईश्वर संघर्ष और असमानता की भेदभाव आते हैं। रूसो के अनुसार राज्य शक्ति जनता के समस्या अच्छी यानी कि सामान्य इच्छा पर आधारित होते हैं, उसकी अच्छी दिशा को प्रकट करती है। यानी कि इसने क्या कहा? रूसो ने कहा राज्य शक्ति जनता के सामान्य इच्छा पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि यह राज्य के संप्रभु समूह को जनता में निहित होता है। रूसो के अनुसार प्रत्येक नागरिक विशिष्ट इच्छा तथा सामान्य इच्छा, दो चीज़ बताई इसने, विशिष्ट इच्छा और सामान्य इच्छा, यानी विशिष्ट इच्छा सामान्य इच्छा को होती है। मनुष्य ने क्या है? विशिष्ट इच्छा मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से, यानी कि अर्थात कुछ एक तरह से स्वार्थ की भावना से जो चीज़ होती है विशिष्ट इच्छा, जबकि सामान्य इच्छा मतलब लोकहित की भावना में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कहीं। रूसो ने सामान्य इच्छा को 5 प्रभाव लक्षण बताए हैं। नैतिक एक तरह से तर्क करना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें आएगी। तो इसमें सारी चीज़ें आए, यानी कि रूसो ने क्या नाम कहीं ना कहीं आपको सामान्य इच्छा और विशिष्ट इच्छा, यानी विशिष्ट मतलब मेरे हित तक, असामान्य मतलब सबकी भावनाओं को लेकर चलना। जैसे कि आपके पिताजी हैं या आप कोई बड़ा भाई है, तो वो सामान्य इच्छा रखता है कि मेरा परिवार सही रहे, उसके लिए सब कुछ लेके चलना है। यानी कि मेरे घर में क्या ना, भाई भी है, छोटा बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, माँ भी है, भाई बाप भी है, उनके लिए सबके लिए लेके चलना है। तो उनके लिए सबके लिए कुछ ना कुछ लेके चलना है। और एक विशिष्ट मतलब मैं अपने तक, यानी कि मैं अपने यहीं गोलगप्पे खा के चले जाऊँगा या मैं कहीं खा के चला जाऊँगा, मुझे औरों से मतलब नहीं। तो वो कहीं ना कहीं ये बात कही गई है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको बताया, यानी प्राकृतिक विधि के बारे में पता होना चाहिए। प्राकृतिक विधि के सामाजिक संविदा के सिद्धांत, यहाँ सामाजिक संविदा मतलब समाज से एक संविदा द्वारा करना है। जैसे कि हमारे एक तरह से मान के चलिए पीएम है, सीएम है, हम क्या चुनते हैं? जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो वही क्या है? सामाजिक संविदा करते हैं कि हम क्या इनकी रक्षा करेंगे, हम इनके अनुसार कानून बनाएंगे, इनके अनुसार चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।